जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेली, आपका सज्जन ए रहमानू। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट कराए जाते हैं और इन इलेक्शन को किस तरह से शफाफ बनाया जाता है, और इसमें फॉर्म 45, 46 और 47 का क्या किरदार है, इनकी कानूनी अहमियत क्या है और इनकी मदद से क्या कोई कानूनी कार्रवाई की भी जा सकती है। और हम बात करेंगे कि जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने क्लेम किया है, क्या उस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सदाकत है। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ। हम बात करते हैं कि इलेक्शन करवाया किस तरह जाता है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। एक पोलिंग स्टेशन की हम मिसाल लेंगे, जिस किसी भी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर किस तरह से इलेक्शन कराए जाते हैं, वोटिंग का सिलसिला क्या होता है, उसको कंपाइल कैसे किया जाता है, फिर उनकी काउंटिंग कैसे की जाती है और उसका रिजल्ट कैसे मुरतब किया जाता है। जहां तक मैं बात कर रहा हूं कि इन इलेक्शन 2024 के अंदर मैं खुद जिस हल्के के अंदर एक्टिव था, मैंने सर्वे भी किया, वहां पर लोगों की राय भी जानी, लोगों से बात की, और उसके अलावा जो मैंने जिसके अंदर मद्दे मुकाबिल थे रिजवान हास, जहांगीर खान तरीन और मलिक आमिर डोगर। इस हल्के की अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक पोलिंग स्टेशन को एग्जाम्पल बनाकर उसकी सारी तरतीब को जानेंगे, उसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मुनक्किद कराए जाते हैं। तो तरीकाकार ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट, जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं, अपना एक नुमाइंदा पोलिंग स्टेशन पर भेजता है, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास उसका डाटा मौजूद होता है, पहले से रजिस्टर्ड होता है। वोटिंग का वक्त, वोटिंग का अमल शुरू होने से पहले जितने भी उम्मीदवार होते हैं, उनके मुंतखब किए गए नुमाइंदों को, जिनको पोलिंग एजेंट कहा जाता है, पोलिंग एजेंट्स को खाली डब्बे दिखा देने के बाद उनको नस्ब कर दिया जाता है और वक्त के शुरू होते ही वोटिंग शुरू करा दी जाती है। जैसे ही वोटिंग का टाइम खत्म होता है तो उम्मीदवारान के जो नॉमिनेट किए गए पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी जेर निगरानी उनको साथ बिठाकर उन डब्बों को खोला जाता है, उसमें से वोट निकाले जाते हैं, उनको एक बार काउंट करके कच्ची पेंसिल से एक पेज पर लिख लिया जाता है। उसके बाद उनको दोबारा से रिकाउंट किया जाता है। उसी वक्त रिकाउंट करने के बाद एक फॉर्म 45 का इजरा किया जाता है। फॉर्म 45 याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होता है, इसके अलावा उसका कोई छपाई नहीं कर सकता, और इसके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो फॉर्म 45, 46 या 47 की छपाई भी कर सके। तो वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपने आरओ को दिया होता है, उसको बाकायदा सेकंड टाइम रिकाउंटिंग करने के बाद उसको फिल किया जाता है। उसके ऊपर लिखा जाता है कि किस पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और कितने वोट यहां पर जाया हुए हैं और टोटल वोट कितने बनते हैं उस पोलिंग स्टेशन के। इस सब रिजल्ट को मुरतब करने के बाद जो आरओ होता है, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, ये सारे अपने साइन करते हैं, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं, अपना फोन नंबर लिखते हैं, इसके साथ अपना पूरा नाम, बल्दियत, साइन और थंब के साथ फॉर्म 45 जारी किया जाता है। और सिर्फ जारी नहीं किया जाता, बल्कि तमाम जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उम्मीदवारों के जो मुंतखब करता नुमाइंदे होते हैं, उनको उसकी एक एक कॉपी दी जाती है। इसके साथ उस पोलिंग स्टेशन के बाहर भी उसको चिस्पा कर दिया जाता है आवाम के उसी वक्त देखने के लिए। इसके साथ ही अब मरला आता है कि इलेक्शन कमीशन इन फॉर्म 45 की मदद से, या इलेक्शन कमीशन टोटल रिजल्ट कैसे बनाता है। जैसे कि हमने एक मिसाल ली हल्का 149 की, तो हल्का 149 में तकरीबन 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे। एनए के हल्के के अंदर 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे। तो जब तमाम पोलिंग स्टेशंस के, मतलब 300 या 300 से 50 जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, इन तमाम पोलिंग स्टेशंस के जब फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा होते हैं, तो इन सब का जो टोटल होता है उसके साथ फॉर्म 46 इजरा किया जाता है। और उस फॉर्म 46 असल में ये स्क्रूटनी के लिए होता है, ये ऑफिस इस्तेमाल के लिए होता है। इसमें यह भी लिखा होता है कि कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए, कितने बैलेट पेपर जाया हो गए, कितने बैलेट पेपर बच गए, कितने दफ्तर के पास मौजूद है, कितने दफ्तर से इस्तेमाल हो गए। इसके बाद दोबारा से फॉर्म 45 का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म 47 बनाया जाता है। फॉर्म 47 के अंदर फॉर्म 45 के जो 200 या 300 या 400 जितने भी पोलिंग स्टेशन थे, उन सब का जो रिजल्ट फॉर्म 45 पर मौजूद है, मतलब कि जितने पोलिंग स्टेशन है, अगर 300 हैं तो 300 पोलिंग स्टेशन के 300 फॉर्म 45 का जो इकट्ठा मजमुआ होता है, उसको फॉर्म 47 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हर पोलिंग स्टेशन पर किसी एक नुमाइंदे को एक वोट मिला है, तो 300 पोलिंग स्टेशन पर उसके 300 वोट फॉर्म 47 में लिख दिए जाते हैं, और उस मजमुए में जो जीत रहा होता है उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है कि ये विनर है और ये रनर अप है। उस सारी तरतीब फॉर्म 45 की बेस पर फॉर्म 47 बनता है। अब जहां बात की जाती है कि कमिश्नर साहब ने जो कहा, रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने जो कहा कि दोबारा इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 45 को ही दोबारा से कैलकुलेट कर लें तो रिजल्ट निकल आएगा। अब यहां बात आती है फॉर्म 45 की कि एक पार्टी बार बार ये क्लेम
کر رہی ہے کہ ہماری 179 سیٹس ہیں اور ہمیں فارم 45 کی مدد سے فارم 45 کی بیس پر ہمیں رزلٹ اناؤنس کیے جائیں، ہمیں رزلٹ دیے جائیں، تو کیا فارم 45 تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فارم 45 صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کی ملکیت ہوتا ہے، وہی چھاپ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں چھاپ سکتا۔ اس کے علاوہ صرف فارم 45 صرف پی ٹی آئی کے پاس نہیں موجود ہوتا، فارم 45 صرف پیپلز پارٹی کے پاس موجود نہیں ہوتا، فارم 45 صرف نون لیگ کے پاس موجود نہیں ہوتا، بلکہ تمام نمائندے جو وہاں موجود ہوتے ہیں سب کو فارم 45 جاری کیا جاتا ہے، جیسے کہ تحریک لبیک کے جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے، جیسے کہ جماعت اسلامی ہے اس کو بھی فارم 45 جاری کیا جاتا ہے، ایم کیو ایم ہے اس کو بھی فارم 45 جاری، مطلب کہ تمام امیدواران کے نمائندوں کو فارم 45 جاری کیا جاتا ہے۔ تو اگر اب ایک پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارا رزلٹ فارم 45 پر بنایا جائے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی نے فارم 45 غلط بنا لیے ہیں، تو آپ ان باقی دوسری پارٹیوں سے جو اور ہارے ہیں، جو ایک نمائندہ تو جیت گیا، جو باقی اور ہارے ہیں تمام 3 4 5 10 جتنے بھی امیدواران تھے، ان کے پاس جو فارم 45 ہے ان کو بھی ملا کر، ان کو دیکھ کر آپ اس رزلٹ کو دوبارہ ٹیلی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے یہ، اور اس ٹیلی کرنے کے بعد آپ ایکچوئل رزلٹ نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فارم 46 کا استعمال ہے وہ ہوتا ہے سکروٹنی کے اندر، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بیلٹ پیپر کا سیریل نمبر ہوتا ہے، بیلٹ پیپر کا پوری ترتیب ہوتی ہے، اور جب الیکشن کمیشن بیلٹ پیپر کا اجرا اپنے آر او کو کرتا ہے تو اپنے پاس ایک ڈیٹا رکھتا ہے کہ اس کے پاس اس نے کون سے حلقے کے اندر کون سے پولنگ سٹیشن پر کون سے سیریل نمبر کے بیلٹ پیپر بھیجے ہیں۔ جب اس بیلٹ پیپر پر کوئی خدا نخواستہ کوئی الزام آ جاتا ہے کہ اس میں غلط بیلٹ پیپر استعمال ہوئے ہیں، تو اس پچھلے رجسٹر سے اس کو ٹیلی کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے، اور فارم 45 کی بیس ہی سب سے مضبوط بیس ہوتی ہے، اسی پر ہی تمام رزلٹ بنتے ہیں جو کہ اس وقت تمام پارٹیوں کے پاس موجود ہیں۔ اچھا، اب اگر بات کی جائے کہ فارم 45 جو ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کی عدالتی حیثیت کیا ہے، تو اس کی عدالتی حیثیت سنتے جائیے، وہ یہ ہے اگر کوئی آر او، کوئی ڈی آر او فارم 45 کو تبدیل کرتا ہے، اس میں بدعنوانی کرتا ہے، اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد اس آر او کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آرٹیکل 172 اور آرٹیکل 178 کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، آرٹیکل 172 اور آرٹیکل 178 کے تحت کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں ایسے آر او، ڈی آر او یا جو بھی ملوث ہے اس پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور سزا اور یا جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ ہمیشہ خوش رہیے، آباد رہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔